दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का ये 5वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शंस एक्सपेशली अलाउड का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल डिडक्शंस की जो कि दी हुई है अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी इसके बन चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करा था सेक्शन 30 टू सेक्शन 35 की। ठीक है, एक चीज़ इसमें मैंने आपकी छुड़वा दी थी, डेप्रीसिएशन अलाउंस जो होता है वो मैंने आपको छुड़वा दिया था। डेप्रीसिएशन अलाउंस एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये छुड़वा दिया था। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है डेप्रीसिएशन अलाउंस का वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में बात करी थी हम लोगों ने सेक्शन 36 की, और अभी पार्ट 3 जो करेंगे इसमें हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 को। टोटल जो अगर आप देखेंगे तो आपको डिडक्शंस एक्सपेशली अलाउड जो होता है वो आपको गिवन होता है फ्रॉम सेक्शन 30 टू सेक्शन 37। मतलब 37 का कुछ पार्ट अलाउड में हो जाता है, कुछ पार्ट डिसअलाउड में आता है। जैसे अलाउड वाला पार्ट ये, डिसअलाउड वाला 37 सबसेक्शन 2 भी हो जाता है। ये करके हम लोगों का डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डेप्रीसिएशन अलाउंस और इन्वेस्टमेंट अलाउंस करने के बाद अलाउड वाले डिडक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बात हम लोग करेंगे डिसअलाउड डिडक्शंस की। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिलने वाले इस टॉपिक के भी और इनकम टैक्स में, और भी आगे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उनके भी वीडियोस आपको एक करके मिलते जाएंगे। इसके पहले देखिए जितने भी पार्ट इसके हम लोगों ने कवर किए, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप चाहें तो जाकर के आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में यहाँ पर अपलोडेड हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है पॉइंट 17 से, क्योंकि 1 से लेकर के 15 तक ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। उसके बाद 16th वाला जो पॉइंट था वो हम लोगों ने पार्ट 2 में कवर किया था। अभी हम लोग बात करने वाले पॉइंट 17 से। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी डिडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी कवर्ड होती हैं अंडर जनरल डिडक्शन। मतलब एक ही उसके हेड के अंदर में हम लोगों ने सारी डिडक्शन को उठा के डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं घुसेंगे, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और अगर कोई पॉइंट में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बोला है इट इज़ अ रेजिड्यूरी सेक्शन। रेजिड्यूरी का सेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी बचे हुए डिडक्शन थे वो उठा करके हम लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में डाल दिए। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, मतलब सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर में अगर आपको डिडक्शन को क्लेम करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी पड़ती है आपको। जैसे कि अगर आप पहली कंडीशन देखेंगे तो बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 टू सेक्शन 36। तो मतलब वो डिडक्शन आपका सेक्शन 30 टू सेक्शन 36 के अंडर में आपका क्लेम नहीं होना चाहिए, मतलब उस नेचर का नहीं होना चाहिए जो कि इसके अंडर में कवर हो जाए। क्योंकि अगर इसके अंडर में कवर हो गया तो आप वहाँ पर ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर लोगे, तो फिर दोबारा थोड़ी क्लेम करोगे। इसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट देखें तो बोला है इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द सेसी। ठीक है, मतलब जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाह रहे हो, जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। और वो बिजनेस और प्रोफेशन असेसी यहाँ पर कैरी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, वही जनरल रूल्स की तरह ही एक तरीके से वो बिजनेस और प्रोफेशन असेसी कैरी ऑन कर रहा हो, और जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो बिजनेस या प्रोफेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोले इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस के नेचर में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई भी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर किए हैं, आप अपनी फैमिली को घुमाने लेकर के गए, उस पर आपका खर्चा हुआ, आपने अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरी, उस पर आपका खर्चा हुआ, तो ये सारे आपके पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, इनका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद डी पॉइंट में बोले इट शुड हैव बीन लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। अच्छा, एक डिडक्शन आपको याद होगा जब मैंने आपको रेंट के बारे में बताया था, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक है, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, जो भी आपकी बिजनेस की प्रीमाइसेस, बिजनेस या प्रोफेशन की प्रीमाइसेस है, उस पर जो भी आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, उसका डिडक्शन आप क्लेम करते हो। ये कवर होता है फ्रॉम सेक्शन 30 टू सेक्शन 36 के अंदर में, किसी एक सेक्शन में लाई करता है। सेक्शन में बार बार आपको इसलिए बोलूँगी याद करने की इतनी जरूरत नहीं कौन सा सेक्शन में क्या आ रहा है। आप बस एक ओवरऑल जनरल आइडिया लेकर के चलो कि कौन सा डिडक्शन आपको मिल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको मिलेगा और कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करके वो आपको डिडक्शन वहाँ पर मिल रहा है। बस इतना याद रखो, बाकी कौन से सेक्शन में आता है ये मत देखो। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। देखिए रेंट ऑफ प्रीमाइसेस वाला जो था वो कहीं पर हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 36 के बीच में लाई करता है। यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर आपने जो प्रीमाइसेस है, मान लो ये ज़मीन है, इस पर आप रेंट पे कर रहे थे, इतना पोर्शन मान लो इसका आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाई कराया हुआ है, आप इसमें खुद रह रहे हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ में खुद से इसमें स्टे कर रहे हो, डेलिंग हाउस की तरह इसको यूज़ कर रहे हो। तो आपने मान लो अगर ये 40% है, इस पूरे बिल्डिंग का 40% हो, ये बचा हुआ 60% है, तो जो भी रेंट आपने पे किया है इस बिजनेस प्रोफेशन के पार्ट के लिए, मतलब 60% के लिए, वो तो आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन 40% जो आपका पर्सनल वहाँ पर रहने के लिए आपने किया था वो आपको डिसअलाउड होगा। ठीक है,
तो ये एक तरीके का रेंट का एक्सपेंडिचर था। ये हम लोगों ने क्या किया था, कुछ पार्ट इसका अपने पर्सनल के लिए किया था, कुछ पार्ट हम लोगों ने ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया था। तो वो बचा हुआ पार्ट जो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करे तो उसका हम लोगों को डिडक्शन मिल गया था, क्योंकि ये कवर होता था कहाँ पर, सेक्शन 32 सेक्शन 36 में। क्योंकि वहाँ पर आप कितना ही पार्ट करो उससे मतलब नहीं होता था कि आप एक्सक्लूसिवली उसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करो। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे जनरल डिडक्शन में, जो कि आपको सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंडर में दी हुई है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। उसका कोई भी पार्ट पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद ई पॉइंट में बोले इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने बिल्डिंग को एक फ्लोर उसमें बनवा दिया बिल्डिंग में, तो एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर आप बिल्डिंग का एक फ्लोर बनवा रहे हो तो वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह उसका डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में बोले इट शुड रिलेट टू द प्रीवियस ईयर कंसर्न। तो जो प्रीवियस ईयर है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उसके पहले के प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं। सपोज आपका प्रीवियस ईयर चल रहा था 2021 टू 22, तो जो भी खर्चा आपने इस प्रीवियस ईयर में किया है उसी का डिडक्शन आपको मिलेगा। इसके पहले अगर आपने कोई भी खर्चा किया हो, मान लो 2020 से लेकर के 21 का प्रीवियस ईयर था, तो इसमें कोई खर्चा अगर आपने किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको किसका मिलेगा, जो आपका करंट प्रीवियस ईयर यहाँ पे चल रहा है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई अगर कर दी तो फिर हम लोगों को डिडक्शन जो है वो उसका क्लेम यहाँ पर मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको और दिए गए हैं। पहला पॉइंट बोला पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ शेल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जिस एरिया में ऑपरेट करते थे, ठीक है, जिस एरिया में आपका बिजनेस का प्रोफेशन था, वहां पर कोई गैंग ऑपरेट करती थी और आपको वहां पर हफ्ता उसको देना पड़ता था ताकि आप बिजनेस को अपने रन कर पाओ। तो आपने बचाने के लिए अपने बिजनेस को ही दिया, मतलब आपने खर्चा जो किया है वो एक तरीके से बिजनेस को ही बचाने के लिए किया है, लेकिन वो आपको अलाउड नहीं होगा एज अ डिडक्शन, क्योंकि ये जो हफ्ता आप दे रहे हो ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। या फिर मान लो आपने कोई घूस दे दी किसी को, किसी ऑफिशियल को अपना बिजनेस का काम करवाने के लिए आपने घूस दे दी, ठीक है, तो वो क्या है, ब्राइब आपने दी अगर, तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस होता है और वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। तो इस टाइप के जो भी डिडक्शन होंगे, मतलब इस टाइप के जो भी एक्सपेंडिचर है उनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी ऑन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, देखिए इसमें क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा होता है, आपका अगर नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा होती है, अगर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो इन क्राइटेरिया को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जितना भी नेट प्रॉफिट आपका होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पिछले 3 साल का एवरेज आप निकालोगे उसका, तो उसका 2% मिनिमम आपको खर्चा करना है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो आपने डोनेशन में दे दिया, ठीक है, बच्चों का स्कूल में दे दिया, हॉस्पिटल्स बनवाने में दे दिया, तो ये हर एक कंपनी को करना होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मैंडेटरी उनके लिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है बाय द लॉ 2% खर्च करना। तो जो भी आप इसमें खर्चा कर रहे हो, जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, इसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपने खर्चा दिया है, जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमने जितनी भी कंडीशन थी वो सारी की सारी डिस्कस कर ली। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डिडक्शन आपको यहाँ पर एडमिसिबल होते हैं। तो एडमिसिबल जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप पहला डिडक्शन देखोगे तो बोला एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परचेज, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द गुड। आपने परचेज करते टाइम पे कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे किया, या फिर सेल करते टाइम पे किया, ठीक है। मान लो एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो आप गुड्स को मार्केट में ले जा करके वहाँ पे सेल करने के लिए तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है, तो कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने परचेज, मैन्युफैक्चर या सेल पे खर्चा किया है तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर लो, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो मान लो आपके ऑफिस में चाय पानी पीते, चाय कॉफी पीते हैं आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है, या फिर पेपर यूज़ हो रहा है, कोई भी तरीके का जो रूटीन उसमें खर्चा होता है आपके बिजनेस में, डेली बेसिस पे जो खर्चे हो रहे हैं, उनका आप यहाँ पर क्लेम कर लोगे डिडक्शन। इसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ केस फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें आपके ऊपर मान लो केस हो गया, तो उस केस को लड़ने के लिए कोई भी आपने यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर इनकर किया, क्योंकि लीगल फीस आप पे करोगे, एडवोकेट को हायर करोगे, तो जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं फॉर डिफेंडिंग अ केस फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आपको जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर लो। इसके बाद अगर आप देखें तो बोला अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स पेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द वैल्यू एडेड टैक्स प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग अपील। तो जो भी आपने यहाँ पर वैट पे किया है उसका एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हो, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने आप तो ज़्यादा टैक्स आपसे चार्ज कर लिया था, तो आपने क्या किया, अपील फाइल कर दी उसके लिए कि मुझसे ज़्यादा टैक्स चार्ज किया गया, या फिर आपके ऊपर गलत ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने वैट की चोरी करी है, तो उस केस को डिफेंड आप करोगे।
तो कोई भी तरीके की प्रोसीडिंग पे अगर आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग अपील, उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखें लास्ट पॉइंट में बोले कंपनसेशन पेड टू एन अनडिजायरेबल एम्प्लॉय फॉर द रिट्रेंचमेंट ऑफ हिज सर्विस और टू द डायरेक्टर टू गेट रिड ऑफ हिज सर्विस। कोई एक अनडिजायरेबल एम्प्लॉय था, ठीक है, मान लीजिए कि बड़ा फ्रॉडिया एम्प्लॉय था, हमने उसको निकालना है, या फिर वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको हमने हायर कर लिया था लेकिन वो काम नहीं करता सही से, तो अब क्या करना है, हमको निकालना है उसको। तो जब निकालती है कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को, तो क्या करना होता है उनको वहाँ पर कंपेंसेशन पे करना होता है उसको। तो जो भी वो कंपेंसेशन पे करेंगे उस एम्प्लॉय को, उसका भी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, वो चाहे एम्प्लॉय को पे करे चाहे वो डायरेक्टर को पे करें, ठीक है। तो जो भी कंपेंसेशन पे किया जा रहा है उसका भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए जहाँ पर पॉइंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा इसमें डीप में हम लोगों को नहीं घुसना है क्योंकि आप फिर कंफ्यूज बेकार में होने लग जाओगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बोला कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द प्रोविडेंट फंड मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय अंडर एन एक्ट and with the previous approval of a state government may not be allowable under section 36 but allowable under section 37 subsection 1। जैसे कि आप जानते हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये हो सकता है सेक्शन 36 के अंदर में दिया हम लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि अगर आप अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए मेंटेन कर रहे हो लेकिन वो अप्रूव नहीं है, तो कोई भी ऐसा अगर फंड में आप अपना पैसा वो डालते हो एम्प्लॉय के लिए तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। आपको ये 36 के अंदर में अलाउबल नहीं होगा लेकिन सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंडर में अलाउड हो जाएगा अगर आपने अप्रूवल लिया हुआ है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद कोई कमीशन अगर आपने पे किया है फॉर सिक्योरिंग एन ऑर्डर, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कंपेंसेशन आपने पे किया है टू द एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद इंजरी सस्टेन्ड बाय देम और एक्सीडेंट मेड बाय देम वाइल ऑन ड्यूटी। तो आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहा था, उस टाइम पे उसके साथ में ऑन ड्यूटी जब होता तो उसके साथ में कोई इंजरी हो जाती या फिर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता वहाँ पर, ठीक है, मशीन वाली हाथ आ गया, तो कोई भी इंजरी अगर वो सस्टेन कर रहा है वहाँ पर तो उसको आप कंपेंसेशन पे करोगे। तो जो भी कंपेंसेशन आप यहाँ पर पे करोगे उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद रॉयल्टीज़ अगर आपने पे की है इन कनेक्शन विद माइंस तो उसका डिडक्शन आप क्लेम करोगे। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अंडर अ पॉलिसी इंश्योरिंग इट्स एम्प्लॉयज अगेंस्ट इंजरी और अगेंस्ट लाइबिलिटी फॉर द कंपेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट टू इट्स वर्कमैन। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपेंसेशन का, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो एम्प्लॉय उसके साथ इंजरी होती है या फिर एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे आप कंपेंसेशन पे करते हो। तो कंपनी ने क्या किया, पहले से ही पॉलिसी एक ले रखी थी, अगर मेरा जो एम्प्लॉय है अगर वो इंजर्ड होगा उसके साथ कोई एक्सीडेंट होगा ऑन ड्यूटी तो जो भी कंपेंसेशन होगा वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लिए तो आप क्या पे करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे। तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लिया हुआ है इस कंपेंसेशन को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी जेब से कुछ ना जाए, जो भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो आप एज अ कंपेंसेशन अपने एम्प्लॉय को पे कर सकते हो। तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे रहे हो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो बोला रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा, दिवाली, द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पे मान लीजिए कि आपने कोई सेरेमनी रख दी वहाँ पे, तो उस टाइम पे आपके कोई भी खर्चे होंगे तो वहाँ पर क्या है, रीजनेबल एक्सपेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दशहरा, दिवाली ये सब पे आप बड़ा ग्रैंड खर्चा कर रहे हो, 2-3 करोड़ आपने फूड डाले, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल एक्सपेंस होना चाहिए, मतलब डेकोरेशन का हो गया, खाने पीने का हो गया, तो ये सबको सेलिब्रेट करने के लिए आप जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस कर रहे हो वो सारे के सारे आपको अलाउड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो बोले कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन और अ सब्सक्रिप्शन इज गिवन टू एन एसोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो कोई अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है किसी एसोसिएशन का फॉर बिजनेस, आपके बिजनेस के पर्पस के लिए है वो सब्सक्रिप्शन या फिर कंपलसरी आपको लेना पड़ा, ठीक है, उस एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन को, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन में बोला गया है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी लीगल एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर भी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अब ये जो लीगल एक्सपेंस है वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में भी हो सकता है, मतलब बिजनेस के नॉर्मल रूटीन उसमें अगर कोई भी लीगल एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी और एडवोकेट को आपको हायर करना है किसी उसको डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कराने के लिए, तो ये सारे आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आते हैं। मान लो कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करने जा रहे हो तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स होते हैं उनको तैयार आप करते हो, तो ये सारे आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आ जाता है। तो इन पर जो भी खर्चा आप कर रहे हो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज़ पॉइंट बी में बोले टू अवॉइड अ बिजनेस लाइबिलिटी, अपनी बिजनेस की लाइबिलिटी को बचाने के लिए अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, जैसे यहाँ पर देखिए बोले फॉर एलिज्ड ब्रीच ऑफ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा था कि आपने अपने ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है,
तो अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगा है तो आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा। तो डिफेंड करने के लिए जो भी आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकर करोगे, मान लो एडवोकेट की फीस, क्योंकि वही तो जाकर के डिफेंड करेगा आपको कोर्ट में, तो एडवोकेट की फीस हो गई और उसके जो डेट लगवाने के पैसे होते हैं वहाँ पर, तो ये सारे जितने भी कोर्ट की फीस वगैरह होती है ये सब का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके बाद सी पॉइंट में बोले टू डिफेंड असेसीज टाइटल टू हिज असेट्स। तो असेसी का टाइटल, मान लो मेरा असेट है कोई, मैं बिजनेस चला रहा था, मेरे असेट पे आप भी क्लेम करो कि ये आपका असेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइटल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैं भी बोल रहा हूँ मेरा, आप भी बोलो मेरा है। तो अब मैं अपने टाइटल को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर जो भी लीगल एक्सपेंस यहाँ पर करूँगा वो भी मुझे एज अ डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा टू डिफेंड द असेसीज टाइटल टू हिज असेट्स। इसके बाद डी पॉइंट में बोले टू टर्मिनेट अ डिसएडवांटेजियस ट्रेडिंग रिलेशनशिप। आपने किसी ट्रेडिंग रिलेशनशिप पे आप एंटर किए थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर किए थे, तो वो आपके लिए एक तरीके से नुकसान आपको दे रही थी, आपको लॉस करवा रही थी। तो आपने क्या किया, उसको टर्मिनेट करना था। अब टर्मिनेट अगर आप करो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम पे आपने एडवोकेट की फीस दी, प्रॉपर पेपर आपने तैयार किए, तो जब कॉन्ट्रैक्ट को आप टर्मिनेट करोगे तो भी तो आपको एडवोकेट की फीस लगेगी, आपको पेपर्स लगेंगे। तो जो भी आप टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर खर्चा कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए, वो भी आपको एज अ डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा उसका। इसके बाद लास्ट पॉइंट बोले टू रेजिस्ट अ वाइंडिंग अप पिटीशन बाय सम शेयर होल्डर। आपकी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने वाइंडिंग अप की पिटीशन डाल दी ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो भी आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोले लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन डिफेंडिंग अ सूट बॉट अगेंस्ट हिम टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ हिज इलेक्शन एज अ डायरेक्टर एज इट इज इनकर्ड टू सेव हिज इनकम फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पर जो लीगल एक्सपेंसेस थे वो आपने खुद किए हैं, मतलब आप बिजनेस अगर चला रहे हो तो आपने खुद किए। यहाँ पर जो लीगल एक्सपेंसेस की बात हो रही है वो आपकी कंपनी का डायरेक्टर कर रहा है, और ये डायरेक्टर इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका जो इलेक्शन हुआ था एज अ डायरेक्टर उस पर सवाल उठ गए, ठीक है। इनके इलेक्शन पे एज अ डायरेक्टर जो इनको इलेक्ट किया गया था उस पर सवाल उठ गए, और यहाँ पर इनको अब इसको डिफेंड करना है। तो डिफेंड करने के लिए जो भी यहाँ पर ये लोग खर्चा करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ये लोग करेंगे, और ये लोग करेंगे, आप एक तरीके से कहिए कि आपकी कंपनी इनके लिए करेगी, मतलब आपकी कंपनी जो है वो इन डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर करेगी ताकि ये लोग डिफेंड कर पाए अपने टाइटल को एज अ डायरेक्टर, ठीक है, अपने इलेक्शन को ये लोग सही साबित कर पाए। तो उसमें जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोले इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज प्राइस ऑफ एनी बिजनेस असेट परचेज बाई एन एसएससी एंड पुट टू यूज विल बी अलाउड। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि मान लो आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, 1 लाख रुपए की मशीन थी सपोज, आपने यहाँ पर इसका 60,000 रुपये का पेमेंट पहले ही कर दिया, बचा हुआ 40,000 आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने मान लो डिले कर दिया। तो जो भी आपको सप्लायर था यहाँ पर उसने कहा कि इस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तो जब आप इंटरेस्ट इसका पे करोगे तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अगर डिले मान लो किया तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो जो भी इंटरेस्ट है अनपेड परचेज प्राइस पे वो भी आप आराम से क्लेम कर सकते हो। इसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर टू अपोज नेशनलाइजेशन और टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस का यहाँ पर नेशनलाइजेशन हो रहा था, मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में उसको दिया जा रहा था, तो उसको आप अपोज करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनकर करते हो, या फिर आपके बिजनेस को बंद किया जा रहा था तो उसको अपोज करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने इनकर किया है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद अंडर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू टेलीफोन। तो नया टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनकर किया है तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद नॉर्मल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेन द सेल्स नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B। सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B के अंदर में आते हैं आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है वो आपका डिसअलाउड में कवर नहीं होना चाहिए। अगर वो कवर नहीं होता तो आप उसका डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट में देखिए बोल रहे हैं पेनल्टी पेड बाय द असेसी फॉर सेविंग फ्रॉम कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त हो जाना ऑफ द गुड्स विच ही इज परचेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी विदाउट नोइंग दैट दे हैड बीन इलीगली इंपोर्टेड। किसी एक इंपोर्टर ने यहाँ पर इलीगली गुड्स को इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेल कर दिया। तो अब जब ये कन्फिस्केट होंगे, कन्फिस्केट मतलब कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, कस्टम अथॉरिटी मान ली जाएगी, इसको इन गुड्स को जब्त कर लेगी। तो अगर आपको इनको जब्त होने से बचाना है तो आपको यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं था कि ये इलीगली इंपोर्ट किए गए, लेकिन वो तो गुड्स को जब्त करेंगे ना, यहाँ पर आकर कन्फिस्केट करेंगे क्योंकि इलीगली इंपोर्ट किए गए थे। तो इसको अगर आप बचाने के लिए, कन्फिस्केशन को बचाने के लिए कोई भी पेनल्टी अगर आप पे कर रहे हो यहाँ पर, तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बोले अमाउंट पेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी
इन लिक्विडेशन फॉर कंपाउंडिंग मिसफेयर्स प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट हिम बाय द लिक्विडेटर। तो यहाँ पर लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा था। लिक्विडेशन के प्रोसेस के टाइम पे डायरेक्टर जो था उसने कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी कर दी और एक कंपाउंडिंग होती गई, मतलब कि एक बार गलती की, उसने मना किया गया, उसके बाद फिर से उसने वही गलती कर दी, तो एक कंपाउंडिंग होती गई। तो इसमें क्या होगा कि जो लिक्विडेटर होगा उस टाइम पे वो इसके अगेंस्ट में, इस डायरेक्टर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। तो उसमें कोई भी अमाउंट अगर डायरेक्टर पे कर रहा है तो उसका भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम हो सकता है बिजनेस को, ठीक है। इसके बाद एक आता है वेलफेयर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी। तो आपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ जो आपके हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने इनकर किया है तो यहाँ पर उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। कोई भी एक्साइज ड्यूटी अगर आपने पे की है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आता है गारंटी फी, ठीक है। गारंटी फी अगर आपने पे किया है गवर्नमेंट को फॉर अ लोन ऑब्टेन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। तो आपको कोई मशीन परचेज करनी थी लोन पर और वो लोन में आपको गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट की जो गारंटी आपने ली है उसके लिए आपने इसको गारंटी फी गवर्नमेंट को पे किया है। तो जो भी गारंटी फी आप यहाँ पर पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑल्टरेशंस मेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ दीज ऑल्टरेशंस आर वारंटेड बाय द चेंजेस मेड इन द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में आप जानते हैं कि अभी तक चलता था 1956, इसको कन्वर्ट करके बना दिया गया 2013। तो जो भी चेंजेस कंपनीज एक्ट में हुए थे उसकी वजह से हमें अपने एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए, इन दोनों में चेंजेस करने पड़े, इसमें ऑल्टरेशन करनी पड़ी। तो अब इसमें जो भी ऑल्टरेशन हम लोग करेंगे उसमें जो भी हम लोगों का एक्सपेंडिचर आएगा, मान लो लीगल फीस आ रहा है, कोई भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उसमें, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर आप आराम से क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ एन असेसी स्टैंड्स श्योरिटी फॉर द डेट ऑफ एनदर एंड इट इज यूजुअल इन दिस स्टेट टू गारंटी डेट्स एनी पेमेंट मेड एज अ रिजल्ट ऑफ सच गारंटी में बी अलाउड एज अ बिजनेस लॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर श्योरिटी की तरह यहाँ पर किसी के लिए गारंटी देते हो कि अगर ये पर्सन जो लोन उठा रहा है अगर ये लोन नहीं देता तो मैं यहाँ पर पेमेंट इसका करूँगा, और इन केस मान लो वो जो पर्सन जिसके लिए आपने गारंटी दिया था वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर देता है, तो अब अगर उसने डिफॉल्ट किया तो पेमेंट कौन करेगा? श्योरिटी करेगा, यानी कि आप करोगे। तो जो भी पेमेंट यहाँ पर आप करोगे, ठीक है, एनी पेमेंट मेड एज अ रिजल्ट ऑफ सच गारंटी, तो जो भी पेमेंट आप यहाँ पर करोगे उस क्रेडिटर को वो आपका एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये आपके बिजनेस में यूजुअल होना चाहिए, मतलब ऐसा नॉर्मली आपका होता हो कि आप गारंटी यहाँ पर देते हो, ऐसा नहीं हो कि आपने अपने किसी फ्रेंड के लिए दे दिया तो उसका आप डिडक्शन क्लेम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरी चीज़ नॉर्मल रूटीन से आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स का। अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटीज द पेमेंट ऑफ विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस विद इन द एरिया ऑफ द लोकल अथॉरिटी। तो किसी लोकल अथॉरिटी में अगर आप ऑपरेट कर रहे थे तो वहाँ पर आपके ऊपर अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स इंपोज किया गया है तो उस टैक्स का आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन यहाँ पर। इसके बाद आता है रिबेट, ठीक है, रिबेट ग्रांटेड बाय द कोऑपरेटिव स्टोर्स टू देयर मेंबर्स ऑन द वैल्यू ऑफ द परचेजेस मेड बाय देम। तो जो भी यहाँ पर रिबेट का मतलब एक तरीके से डिस्काउंट आप समझ लीजिए कि जैसे मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपये का मिल रहा है तो जो कोऑपरेटिव स्टोर था इसने अपने मेंबर को, जो भी इसके मेंबर थे, उनको ये प्रोडक्ट 8,000 रुपये में दे दिया। तो 2,000 रुपये का ये जो एक्स्ट्रा रिबेट इसने दिया है, ठीक है, ये 2,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा रिबेट यहाँ पर दिया गया है उसका क्या करेंगे लोग? डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोला है द इंटरेस्ट पेबल ऑन द एरियर्स ऑफ सेज इज इन द नेचर ऑफ कंपेंसेशन paid to the government for the delay in the payment of cess and not a penalty, hence it is deductible. Similarly, interest paid for the delay in the payment of municipal taxes is also allowed as a deduction. कहने का मतलब यह है कि मान लो आपके ऊपर कोई सेज यहाँ पर ड्यू किया गया था, उस सेज का पेमेंट आपने नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो एरियर हो गया, ठीक है। अब जो ये एरियर हुआ है इसके लिए गवर्नमेंट आपसे क्या कहेगी कि जो भी एरियर आपका आउटस्टैंडिंग यहाँ पर सेज बचा हुआ था उस पर इंटरेस्ट पे करो आप। तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट आप करोगे वो आपको एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पेनल्टी नहीं होना चाहिए। पेनल्टी का मतलब है कि गवर्नमेंट आपसे एक तरीके से फाइन चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट अलग हो गया, पेनल्टी अलग हो गई, तो पेनल्टी का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्ट आपने पे किया है इस एरियर पे सेस के, वो आप आराम से क्लेम कर सकते हो। उसी तरीके से म्यूनिसिपल टैक्सेस को पे करने में मान लीजिए आपने देरी कर दी, उसके लिए तो जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे, ये जो डिले आपने किया है उसके लिए जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे उस अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स पे, उस एरियर पे टैक्स के, तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोले अमाउंट स्पेंड बाय एन एसएससी इन परचेजिंग लू मार्स इज डिडक्टेबल एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लू मार्स का मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस चल रहा था, उसमें एक मशीन लगी हुई थी, ठीक है, ये मशीन को ये लोग दिन में 3 बजे तक ऑपरेट करते थे, 3 PM तक, उसके बाद ये मशीन इनकी फ्री हो जाती थी। तो आपने क्या किया, जो बिजनेस के पास मशीन थी, आपने इन बिजनेसमैन से, यानी कि मान लीजिए कि ये एक्स बिजनेस था, तो आपने इससे डील कर लिया कि ये 3 बजे के बाद जब इनसे फ्री हो जाएगी तो आप इस मशीन पे ऑपरेट करना चाहते हैं।
तो अगर आप इस मशीन के राइट परचेज कर लेते हो 3 बजे के बाद के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग लूम आवर्स। तो आपने जो भी लूम आवर्स यहाँ पर परचेज किए हैं वो आपको एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो उसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोले अमाउंट पेड एज डैमेजेस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी एज एन अलाउएबल डिडक्शन इफ द डिले वाज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी। तो मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम लग रहा है, तो जो भी टाइम लग रहा है अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे डैमेजेस क्लेम करेगी, क्योंकि क्या हुआ, आपने डिले कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में। तो जो भी डैमेजेस आप यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करोगे उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफ द डिले वॉज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पर दिया था, और जिस एरिया में बिल्डिंग बनाने को आपको दिया था वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लग गई, तो अब क्या होगा, जब बारिश हो रही तब थोड़ी आप बिल्डिंग बना पाओगे। तो अगर ये इनहेरेंट है बिजनेस के नेचर में तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर वो डिले आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है तो फिर आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोले एनुअल लिस्टिंग फी पे टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अवेलेबल। तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको यहाँ पर जो भी स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं उसमें उनको एनुअल लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है। जैसे बीएससी और एनएससी है उनको यहाँ पर एनुअल लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है, तो जो भी लिस्टिंग फीस वो पेड करेंगे उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट लेवीड फॉर फेलियर टू पे एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द असेट परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस इज अलाउएबल। तो अगर आपने कोई असेट यहाँ पर परचेज किया था ऑन हायर परचेज बेसिस और उस असेट की इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ड्यू थी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू थी और आपने पेमेंट नहीं किया उस इंस्टॉलमेंट का, तो जितने भी टाइम आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते हो, आप जितना भी डिले करते हो, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो जितने भी महीने आप डिले करोगे उतने महीने का आपको इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा, इस पे लेवी हो जाएगा इंटरेस्ट। तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट आप करोगे उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी इज अलाउएबल। तो आपके बिजनेस की मान लो कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो तो वो एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फॉरेन टूर ऑफ अ डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई डायरेक्टर यहाँ पर फॉरेन टूर करता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब अपने ही आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो जो भी उसका फॉरेन टूर पे खर्चा होगा उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है वाइफ ऑफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर accompanying him for fulfilling social aspect, ठीक है। तो कोई सोशल गैदरिंग हुई है तो उसमें उनका साथ देने के लिए वो चेयरमैन साहब का वहाँ पर उनकी वाइफ भी आ गई, तो जो भी खर्चा उनकी वाइफ के ऊपर हो रहा है उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर होगा उनकी वाइफ के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मैनेजर यहाँ पर आ जाए अपनी वाइफ को लेकर के उसके खर्चे वो वहाँ पर कंपनी के उससे डिडक्शन उसका क्लेम करवाए, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, फॉरेन टूर भी अगर ये वाइफ कर रही है इनके साथ में तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोला है लायबिलिटी टू पे डिबेंचर प्रीमियम इज टू बी स्प्रेड ओवर द ईयर्स बिटवीन द डेट ऑफ इशू एंड द डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो जो भी डिबेंचर का प्रीमियम आप यहाँ पर पे करने वाले हो उसको आप स्प्रेड कर दोगे बिटवीन डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिडेम्पशन है। मान लो ये डेट ऑफ इशू है, ये डेट ऑफ रिडेम्पशन है, 5 साल का टाइम इनके बीच में है, तो आप जितना भी प्रीमियम यहाँ पर पे कर रहे हो उसको आप 5 साल में यहाँ पर डिवाइड कर दो इक्वली, और उसकी आप लायबिलिटी यहाँ पर क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट बोला है डिपॉजिट अंडर तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम। तो अगर आपने तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम के अंदर में अगर कोई भी डिपॉजिट यहाँ पे किया हुआ है तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने जितने भी अलाउड डिडक्शन थे वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। मतलब एक टॉपिक बचा हुआ है जैसे डेप्रीसिएशन अलाउंस एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, तो ये टॉपिक बस बचा हुआ हम लोगों का, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ हम लोगों का सारा अलाउड डिडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बस हम लोगों का एक बचेगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस का, जो आपको इनकम टैक्स लॉ डिसअलाउ करता है, तो उनको हम लोग समझ लेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट होता है इसमें, मतलब जो अलाउड डिडक्शन था ये काफ़ी बड़ा था मुझे पता है, इसीलिए मैंने 3 पार्ट में इसको कवर कराया आपको। जो डिसअलाउड वाला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मैं डायरेक्टली उठा लेता तो आपको ये समझ ही में नहीं आता कि आपको कौन सा डिडक्शन अलाउड है, कौन सा डिडक्शन डिसअलाउड है, अलाउड डिडक्शन में कितना पोर्शन आपको अलाउड है। तो अगर ये सब चीज़ें पता ही नहीं होंगी, बेसिक आपको कुछ पता ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कैसे आप। तभी मैंने इसीलिए थ्योरी थोड़ी सी मुझे पता है लंबी मैंने खींच दी, लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे इसका। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये डिसअलाउड वाला हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को और बच जाता है, सर्टेन अलाउएबल लॉसेज, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे बिजनेस लॉसेज होते हैं जो कि इनकम टैक्स लॉ आपको अलाउ करता है कि आप उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो।
यहाँ पर बोले लॉसेज विच आर डायरेक्टली इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब आपके बिजनेस में ये इनहेरेंट है कि हो सकता है ये लॉसेज। तो ये डायरेक्टली इंसिडेंटल द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन ऑफ द असेसी आर अलाउएबल। मतलब ये जो लॉसेज होंगे जिनकी हम बात करने वाले हैं, इनका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसमें पहला अगर आप लॉस देखें तो बोल रहे हैं रॉबरी और डकैती। अगर आपके बिजनेस में चोरी हो जाती है फिर डकैती पड़ जाती है तो उसका आप यहाँ पर जो भी आपको लॉस हो रहा है उसका आप डिडक्शन क्लेम करोगे। यहाँ पर देखिए क्या बोले, लॉसेस कॉज्ड बाय रॉबरी और डकैती इज नॉट डिडक्टेबल। आप इसको डिडक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन बट इफ इट इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशन। तो मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी सर्कमस्टेंसेज थी, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि रॉबरी और डकैती जो भी हुई है उस पर होने वाला लॉस क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एनी लॉस ड्यू टू अ रॉबरी इन द बैंक विल बी अलाउड एज द बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन सम कैश आउटसाइड। तो बैंक में आप देखते हैं जब भी जाते हैं तो कैशियर के वहाँ पे कुछ नोट रखे रहते हैं, तो अगर वहाँ पे चोरी होती है तो ये इनहेरेंट है, मतलब ऐसा हो सकता है, चांसेस उसके हमेशा चोरी के वहाँ पर बिजनेस में उसमें बैंक में रहते हैं। तो अगर बैंक में कोई भी रॉबरी या फिर डकैती पड़ रही है तो उस केस में क्या होगा कि उनको उसका डिडक्शन मिल जाता है, जो भी चोरी उनके बैंक से हुई है उसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एम्बेजलमेंट और थेफ्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पर एम्बेजलमेंट का मतलब होता है फ्रॉड, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रॉड। अगर कोई आपका एम्प्लॉय यहाँ पर फ्रॉड करता है, कैश लेकर के भाग जाता है या फिर चोरी कर लेता है, तो उस केस में जो भी लॉस आपको हुआ है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है द लॉस ऑफ मनी ड्यू टू एम्बेजलमेंट बाय एन एम्प्लॉय हैंडलिंग द फंड्स। ठीक है, जो फंड्स यहाँ पर हैंडल कर रहा था उसने क्या किया, उसने फ्रॉड कर लिया या फिर उसने चोरी कर ली। जैसे कि बैंक का कैशियर होता है, उसके पास में पूरा कैश रहता है, तो यहाँ पर अगर वो चोरी कर लेता है या फिर कैश लेकर के भाग जाता है अगर, तो उसमें जो भी लॉस आपको हुआ है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि ये क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल टू द बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेज। तो कोई भी अगर आपने एडवांस दिया है उसकी अगर आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से जो भी लॉस आपको हुआ है उसका डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इफ इट इज इन द प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू गिव एडवांस मनी टू द सप्लायर एंड इफ द सप्लायर नाइदर सप्लाइज द ऑर्डर नॉर रिफंड्स द एडवांस मनी द लॉस सस्टेन्ड बाय द असेसी इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस एंड इज देयरफॉर अलाउएबल। तो मान लीजिए कि जो भी सप्लायर आपके बिजनेस में ये प्रैक्टिस ही कि आप अपना एडवांस पेमेंट उसको सप्लायर को कर देते थे, तो सप्लायर ने क्या किया, एडवांस पेमेंट आपसे रिसीव कर दिया। पेमेंट रिसीव करने के बाद ना तो उसने आपको सप्लाई दी ऑर्डर की, ना ही उसने आपका जो पैसा आपने एडवांस दिया था वो आपको रिफंड किया। तो उस केस में जो भी आपका लॉस है उसका आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर जितना भी बिजनेस लॉस वाला पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया, साथ में जितने भी डिडक्शन आपको अलाउड होते हैं वो भी यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिए। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात करने वाले हैं। उसके बाद और भी जो बचे टॉपिक है इनकम टैक्स में एक एक करके हम लोग उनको भी कवर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।